Okay, so we are going to do today Unit 7, Group Dynamics. Okay, so if you see the notes here, this topic covers all these topics, concept and importance of groups, type of groups, group development, group performance factors. ठीक है बच्चा, तो अभी मैं आपको पहले I'll make you do all these topics one by one. So for all these topics, bacha, there is this PPT which I found on the internet. It is very relevant and appropriate. The notes, the content mentioned in the PPT is very appropriate. So this link is mentioned, bacha, in the notes. I've already uploaded the notes in the Google Classroom. So now this link I have already opened. So we will do it from this link. Okay. So first of all, you would like to give credit to, I think, Mr. Yogesh, because this is not my own PPT, bacha. This is a PPT which I have found on the internet, and it is very, very nicely made. So of course, credits to the person who's made the PPT. Okay. Then, bacha, see, ऑल ऑफ अस नो कि अगर हम इंडिविजुअली कुछ काम करेंगे या अगर हम एक टीम में करते हैं, हम एक ग्रुप में करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. यू नो लाइक द ओल्ड क्लीशे लाइन, 1 और 1 11. ठीक है. सो ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि ग्रुप में काम करने से ज्यादा एफिशिएंसी आ जाती है यूजुअली. ठीक है. नाउ बच्चा सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रुप होता क्या है. ग्रुप क्या होता है बच्चा? 2 और मोर इंडिविजुअल्स जब इकट्ठे आते हैं कोई टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, which see it can be a political group, it can be a religious group. So for example, PEC Fest जब होता है बच्चे, तो आप क्या करते हो? आप सारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारे बीटेक एमटेक, ऑल ऑफ यू कम टुगेदर ना. फॉर व्हाट? फॉर अ सक्सेसफुल PEC Fest. ठीक है. सो ग्रुप का मतलब क्या होता है? व्हेन सेवरल इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू अकम्प्लिश अ गोल. कोई टारगेट है, कुछ अचीव करना है, एक कॉमन डेस्टिनेशन है, इसलिए हम सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा गोल एक है. ओके. सी बच्चा, दिस इज वेरी इजी. आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट रादर. इट्स वेरी वेरी इजी. ठीक है. अब बच्चा, हर एक ग्रुप की ना अपनी डायनामिक्स होती है. ठीक है. सी डायनामिक्स इज अ ब्रॉडर अम्ब्रेला काइंड ऑफ अ वर्ड. डायनामिक्स में ना हम ये स्टडी करते हैं कि ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप चलता कैसे है, ग्रुप फंक्शन कैसे करता है, ग्रुप के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, ग्रुप का बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. सो बेसिकली ग्रुप क्या है? जब बहुत सारे लोग, 2 और मोर इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं टू अचीव अ टारगेट, टू अचीव अ गोल. और ग्रुप डायनामिक्स क्या है? सी, यू कैन रीड दिस लाइन. इट कंसर्न्स कि ग्रुप बनते कैसे हैं, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप का प्रोसेस क्या है, और एक ग्रुप फंक्शन कैसे करता है. तो बच्चे, अगर आप ये सारी चीजें पढ़ते हो तो ये सब किसके अंदर आता है? ग्रुप डायनामिक्स के अंदर आता है. ठीक है. सो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है. ठीक है. देन बच्चा, ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ग्रुप, जब कोई ग्रुप बनता है, चाहे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ प्रोजेक्ट. ओके. सो आई गिव यू अ साइकोलॉजी प्रोजेक्ट एंड आई मेक ग्रुप्स. आई मेक 5-6 बच्चों की ग्रुप्स. ठीक है. तो क्या होगा? एक बच्चे का मन नहीं कर रहा काम करने का, तो बाकी 4 बच्चे उसको मोटिवेट करेंगे, या 5-6 बच्चे मिलकर उनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होएगी. ऑल्सो देखो, एक बच्चा कैन बी गुड विद रिसर्च, एक बच्चा कैन बी गुड विद कंटेंट राइटिंग. सो जब हम ग्रुप में काम करते हैं ना, तो हर इंसान की अपना स्किल सेट, अपने एक्सपीरियंसेस वो लेकर आता है, तो एक इक्लेक्टिक अप्रोच हो जाती है. सो बेसिकली व्हेन देयर इज अ ग्रुप वर्क, इफेक्टिवनेस इंक्रीजेस, मोटिवेशन इंक्रीजेस. ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि सब अपने अपने रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं, तो यस, द आउटपुट एंड द प्रोडक्टिविटी कैन बी बेटर. Okay, see, bacha, all this is very crystal clear. I'm sure all of you can understand and relate so far. See, these points are written, बच्चा. ग्रुप का फायदा क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप. हम ग्रुप्स क्यों बनाते हैं? कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन है. अच्छा, एक और चीज भी ऐसी बच्चा, अगर आप एक ग्रुप बनाते हो ना, तो यू फील दैट कंफर्ट. आपको लगता है ओके, आप किसी के साथ हो, आपको एक आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी लगता है. ठीक है. सो बेसिकली इट इनहांसेस योर परफॉर्मेंस, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज होती है, आपको इनोवेशन और हो सकती है ना, क्रिएटिव आइडियाज और आएंगे. अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों में 2 आइडियाज आएंगे. अगर 5-10 पीपल हैं, सो मोर आइडियाज विल कम. एंड एक इंसान अगर डीमोटिवेटेड है, तो दूसरा इंसान उसको मोटिवेट कर सकता है. सो ग्रुप्स का इंपॉर्टेंस है बच्चा. ठीक है. सो दीज आर द पॉइंट्स विच एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप्स. Now, these points only are elaborated in the next few PPT slides.
ठीक है बच्चा, सेम चीज कि अगर आप ग्रुप में काम करते हो, हर इंसान अपने स्किल्स लेकर आएगा, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है, डिसीजन मेकिंग हो जाती है, यू नो, सो ऑल दीज पॉइंट्स इट्स क्लियरली मेंशन बच्चा। सो ग्रुप मोटिवेशन होती है, अच्छा डिसीजन मेकिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो जाती है, और ग्रुप में प्रोडक्टिविटी बेटर होती है। सो व्हाट हैव वी डन सो फार? ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, और हर एक, अगर हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप्स क्या है। ठीक है बच्चा, अब देखो, अगर आपने कोई ग्रुप डेवलप करना है, ठीक है, अगर आपने कोई ग्रुप डेवलप करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आप मुझे बताओगे ना कि ये सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप करना है, क्योंकि पिछला वाला ऑब्सोलीट हो गया है, एंड आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप होगा, राइट। सो ग्रुप डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स कि ग्रुप कैसे बनता है और क्यों बन रहा है, कोई रीजन होगा ना, तभी हम कोई ग्रुप बनाएंगे। ओके, सो बेसिकली अगर मैंने एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स का ग्रुप बनाना है टू फाइंड अ वैक्सीनेशन फॉर कोविड, राइट, तो कोई रीजन है ना बच्चा, फिर मैं ये बताऊंगी कि वो ग्रुप कैसे बन रहा है। मैंने एक साउथ इंडिया से डॉक्टर बुलाया, एक मैंने यूएसए से बुलाया डॉक्टर। सो एवरी ग्रुप डेवलपमेंट हैज अ रीजन एंड हैज अ प्रोसेस। ठीक है, सिंपल बच्चा, व्हाई एंड हाउ, आराम से समझो ग्रुप डेवलपमेंट क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, ये हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे ना बच्चा। सो बेसिकली यू नो दीज थ्री थ्योरीज बच्चा, इसमें आपने डरना नहीं, सिंपल आपको एक लाइन पता होनी चाहिए। देखो बच्चा, ग्रुप डेवलप ना क्यों होता है, इसको समझो। क्लासिक थ्योरी वालों ने बोला कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर इंटरैक्शन करते हैं, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर कोई कॉमन एक्टिविटी करते हैं, तो ग्रुप बनना आसान हो जाता है। क्लासिक थ्योरी ने कहा कि ग्रुप डेवलप होता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरैक्शन। ठीक है, पांच लोगों ने एक कॉमन एक्टिविटी के बारे में बात किया। फॉर एग्जाम्पल, 5 people हैव इंटरेस्ट इन बुक रीडिंग, 5 people हैव इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग। ठीक है, तो क्लासिक थ्योरी ने क्या बोला कि जो ग्रुप डेवलप होता है वो क्यों होता है? बिकॉज पीपल हैव कॉमन इंटरैक्शन। यू कैन सी द इंटरैक्शन वर्ड इज अंडरलाइंड। सो यू जस्ट हैव टू नो दैट क्लासिक थ्योरिस्ट ने बोला कि ग्रुप डेवलप होता है फॉर बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, देन सोशल एक्सचेंज वालों ने बोला गिव एंड टेक। सोशल एक्सचेंज ने बोला हर इंसान ग्रुप में इसलिए आता है कि उसको ये लगता है कि उस ग्रुप से मुझे ये फायदा होगा और ग्रुप को मेरे से ये फायदा होगा। सोशल एक्सचेंज बच्चा, सोशल एक्सचेंज तो आप समझते हो ना, म्यूचुअल बेनिफिट, गिव एंड टेक। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ ग्रुप ऑफ 5 people। ठीक है, ABCDE। ए को पता है कि बी उसको ये फायदा दे सकता है, बी को पता है ए उसको ये फायदा दे सकता है। सो सोशल एक्सचेंज, हर इंसान एक ग्रुप में इसलिए पार्ट बनता है क्योंकि उनको लगता है कि सोशल एक्सचेंज होगा। ठीक है, एक्सचेंज, कोई गिव एंड टेक। ठीक है, तो ऐसे करके भी कई ग्रुप्स डेवलप होते हैं कि तू मेरा ये वाला काम कर देना, आई विल हेल्प यू इन दिस, यू हेल्प मी इन मार्केटिंग, आई विल हेल्प यू इन PR। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट, social exchange, it's clearly written in the heading and it's underlined, that's why I'm going, okay, आराम से। then बच्चा, social identity, फॉर एग्जाम्पल यू नो आई ज्वाइन अ न्यू प्लेस एंड यू नो एक अच्छा सा कोई वहां पे कोई ग्रुप बना हुआ है एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कि अगर मैं उस ग्रुप का पार्ट होगी तो मेरी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी और मेरे को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलेगा। हम लोग, हमें लगता है कि अगर हम अकेले हैं तो हमें कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगा। यू नो, समटाइम्स वी वांट टू एसोसिएट, समटाइम्स वी वांट टू क्लब, वी वांट टू बी टैग्ड विद अ ग्रुप, क्योंकि हमें लगता है कि उस ग्रुप के साथ अटैच होकर हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी और हमारी बिलोंगिंगनेस इंक्रीज होगी। ओके, तो आई एम जस्ट डूइंग बच्चा, पहले आपको मैंने ग्रुप बताया है, मैंने आपको ग्रुप डायनामिक्स बताया है, उसके बाद आपको मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप बताया है, देन आपको मैंने बताया कि ग्रुप डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे कैसे ग्रुप डेवलपमेंट हो सकता है। उसकी ये 3 सिंपल थ्योरीज हैं। क्लासिक थ्योरी कहती है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन ग्रुप बन जाते हैं। सोशल एक्सचेंज कहता है कि लोगों को लगता है कि गिव एंड टेक, कोई म्यूचुअल बेनिफिट होगा तो वैसे ग्रुप्स बन जाते हैं। सोशल आइडेंटिटी में क्या लगता है? आपको लगता है कि आपको एक इज्जत मिलेगी, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलेगा।
ठीक है। सो ये 3 रीजंस हैं जिससे ग्रुप डेवलप होता है, अलग अलग थ्योरीज ने इसको अपना रैशनल बताया हुआ आपको, ठीक है। यू जस्ट हैव टू डू, इसने ये बोला दैट्स इट, इससे ज्यादा आपने नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज आपके सिलेबस में ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं विच आई एम गोइंग टू डू आगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो बच्चा अभी ना ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस बाद में आएगा इस पीपीटी में। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टच टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। सो फॉर एग्जाम्पल बच्चा, आपको मैंने क्लास को मैंने डिवाइड कर दिया टू मेक अ साइकोलॉजी प्रोजेक्ट। आपको मैंने ऐसे कर दिया, ऑल द ऑड रोल नंबर्स एंड ऑल द इवन रोल नंबर्स एक ग्रुप बना लो, ठीक है। यू नो ऑल द ऑड नंबर्स माइट नॉट बी फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन आपको, आप एक ग्रुप क्यों बने हो, क्योंकि आपको एक एकेडमिक गोल पूरा करना है। या मैंने आप, अगर आप मेरे एम्प्लॉय होते और आपको मैंने बोला कि ऑल द ऑड एम्प्लॉय कोड वाले एम्प्लॉयज, आपको ये वाला प्रोजेक्ट करना और आपके बाकी वालों को ये वाला साइट का प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। सो ये जो ग्रुप है बच्चा, ये वाला जो ग्रुप मैंने बनाया है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या एकेडमिक गोल्स, ठीक है। ये आपका फ्रेंडशिप वाला ग्रुप तो नहीं है ना। जब टू और मोर इंडिविजुअल्स कोई काम रिलेटेड, कोई ऑर्गेनाइजेशनल गोल या कोई एकेडमिक गोल के लिए इकट्ठे होते हैं, दैट इज अ फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल वर्ड आप समझते हो ना बच्चा, उसमें कोई वो तो नहीं हो सकता टेकन फॉर ग्रांटेड वाला कॉन्सेप्ट, राइट। प्रॉपर डेडलाइंस होती है, फॉर्मल ग्रुप, ओके। सो इनफॉर्मल ग्रुप क्या होगा? इनफॉर्मल ग्रुप ऐसा हो सकता है, सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फ्रेंड इन 4th ईयर और यू हैव अ फ्रेंड इन 1st ईयर और योर कजन इज इन एमटेक। तो आपका पेक में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, फैकल्टी ने, मैंने नहीं बोला कि आप बच्चे सारे मिलके कोई असाइनमेंट बनाओ, बट यू हैव अ ग्रुप ऑफ 5-6 फ्रेंड्स जो नेस्कैफे पे चिल करते हैं, सो दैट इज योर इनफॉर्मल ग्रुप। बच्चा जो ग्रुप आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या कुछ वर्क कमिटमेंट के हिसाब से बनाते हो वो फॉर्मल होता है, जो आप खुद बनाते हो वो इनफॉर्मल होता है। फॉर एग्जाम्पल, I have been given a duty for alumni meet and I have been told कि अनुप्रीत you have to take care of the hospitality committee and एक group बना दिया of teachers, so that is a formal group made by the dean, okay। However, अगर मुझे शाम को I just have to go for a coffee or I just have few friends, I might have a friend in civil engineering department, I might have a friend in the administrative block, I might have a friend in the guest house, ठीक है। तो ये मेरा इनफॉर्मल ग्रुप है ना, ये मेरी अपनी चॉइस से बना है, किसी ने मुझे इम्पोज नहीं किया, और ये ग्रुप मैंने अपने काम रिलेटेड नहीं बनाया, दैट्स फॉर माय ओन लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ठीक है। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप का बच्चे मैं आपको अब मैं डिटेल में बताऊंगी, मैंने आपको पहले समझा दिया। तो फॉर्मल ग्रुप क्या है बच्चा, यू कैन रीड इट, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अच्छा बच्चा, अब ना फॉर्मल ग्रुप्स के ना कोई वेरिएंट्स हैं, या आप कह लो कि फॉर्मल ग्रुप्स के टाइप्स ही कह लो इनको आप, ठीक है, या आप इनको टाइप्स कह सकते हो या आप इनको वेरिएंट्स कह सकते हो। तो आपको मैं फॉर्मल ग्रुप्स के ना ये वेरिएंट्स या टाइप्स अभी समझाऊंगी, ठीक है। ओके, सो पहला है कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप में क्या होगा बच्चा, देखो एक हायरार्की होती है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अकाउंटेबल टू माई सीनियर इज अकाउंटेबल टू माई हेड, द हेड इज अकाउंटेबल टू द डीन इज अकाउंटेबल टू द डेप्यूटी डायरेक्टर, द डेप्यूटी डायरेक्टर इज अकाउंटेबल टू द डायरेक्टर। तो हम एक कमांड में चलते हैं ना बच्चा। तो एक देखो, फॉर्मल ग्रुप तो है ही है, फॉर्मल ग्रुप का एक वेरिएंट है कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप मतलब आप सिंपल समझो, एक सुपरवाइजर होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है, और उनको वो एक कमांड देते हैं हिरार्की में, ठीक है। इतना ही आपको पता होना चाहिए बच्चा, कमांड ग्रुप, ठीक है। सो बेसिकली देयर इज अ हिरार्की जिसमें सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट है, और हमें लाइक सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि आपने ये कमांड दिया था और ये हमारा काम हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक फॉर्मल ग्रुप था ना आपका, मैंने एक प्रोजेक्ट बनवाया बच्चों का, तो आप मुझे आप आई विल गिव यू अ कमांड, ठीक है। सो प्लीज डू दिस असाइनमेंट बाय दिस डेट, सो यू विल बी अकाउंटेबल टू मी ना बच्चा, आप मेरे सबऑर्डिनेट्स हो तो यू विल बी अकाउंटेबल टू मी। सो कमांड ग्रुप इज काइंड ऑफ अ वेरिएंट और सब टाइप ऑफ अ फॉर्मल ग्रुप। देन बच्चा, टास्क ग्रुप, ओके। बच्चा टास्क ना यूजुअली शॉर्ट टर्म्ड होते हैं। मैं आपको कभी ऐसा कोई टास्क नहीं दूंगी कि आपको ये टास्क है, आप ये 2 साल में करके लाना मेरे पास, ऐसा नहीं होता। जो यूजुअली टास्क ग्रुप्स होते हैं ना बच्चा, सो आई कैन टेल यू कि ओके यू हैव दिस वर्क, प्लीज फिनिश दिस इन दिस सेमेस्टर। मैंने एक ग्रुप बनाया और मैंने बोला कि आपने मुझे इस सेमेस्टर में ये काम करके देना है। सो टास्क ग्रुप जो होता है ना बच्चा, टास्क ग्रुप का जो गोल्स होते हैं ना,
वो नैरो रेंज के होते हैं, वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होते हैं. टास्क ग्रुप इज ऑल्सो अ वेरिएंट ऑफ फॉर्मल ग्रुप, बट दे आर शॉर्ट टर्म्ड. इनका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि पेकफेस्ट इज इन अक्टूबर. आपका ये टास्क है कि आपने डिसिप्लिन कमिटी को आपने कुछ गाइडलाइंस देनी है या कुछ भी आपने सिक्योरिटी को देखना है. तो ये छोटे टर्म के लिए ना बच्चा, वो जो ग्रुप है वो बाद में तो डिमोलिश हो जाएगा ना वो ग्रुप. उसके बाद तो अब ऐसा तो नहीं कि नवंबर जैन फेब मार्च में भी ग्रुप डिसिप्लिन कैसे करेगा. ब्रेकफास्ट तो सिर्फ शॉर्ट टर्म्ड होता है, राइट. सो टास्क ग्रुप मतलब इट इज अ वेरिएंट ऑफ फॉर्मल ग्रुप, बट इसका टाइम पीरियड लिमिटेड होता है. टास्क जैसे आप समझ रहे, छोटा सा टास्क दे दिया, सो टाइम फ्रेम इज नॉट खुला, टाइम फ्रेम इज लिमिटेड. टास्क ग्रुप का ना ऑपोजिट कह लो, या टास्क ग्रुप में तो टाइम लिमिट था. दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप. सो फॉर एग्जाम्पल, so for example, I have a company, and so I have a marketing team, I have a PR team, I have like accounts committee, I have a finance committee. अब बच्चा, उनको मैंने हायर किया हुआ जॉब पे, ठीक है. मैं उनको ये तो नहीं बोलूंगी कि आपने ये काम सिर्फ दिसंबर तक करना है. उनका तो ये फंक्शन है ना, मेरी मार्केटिंग कमिटी का यही तो फंक्शन है कि उन्होंने मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज निकालनी है. अभी भी निकालेंगे, नवंबर में भी निकालेंगे, जनवरी में भी निकालेंगे, दिसंबर बाद में भी निकालेंगे, फेब में. फंक्शनल ग्रुप मतलब मैंने कोई फॉर्मल ग्रुप बनाया है कि आपने मेरा ये काम करना है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है. दे आर माई एम्प्लॉइज ना, सो दे हैव टू वर्क फॉर मी. इट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक टास्क. वो उनकी नौकरी ही है कि उनको मार्केटिंग करना है. सी, टास्क ग्रुप इज बेसिकली शॉर्ट टर्म, ठीक है. एक हमने छोटे से शॉर्ट गोल्स के लिए दे देते हैं कि चलो दिसंबर तक ये टारगेट पूरा कर दो. फंक्शनल ग्रुप इज द बेसिक नेचर. मैंने कह दिया कि आपका यही काम है, और उसमें कोई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेमवर्क नहीं है बच्चा. ट्राई एंड अंडरस्टैंड गाइस. सी, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप. फॉर्मल ग्रुप में क्या है, एक एस्टैब्लिश होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए. देन इसके अलग अलग वेरिएंट्स है. कमांड मतलब हायरार्की में सबऑर्डिनेट्स को रिपोर्ट करना होता है, सब सुपीरियर्स को. टास्क में टाइम लिमिट कम होता है, फंक्शनल में टाइम लिमिट कोई होता ही नहीं है, अनस्पेसिफाइड टाइम फ्रेम. देन फॉर्मल ग्रुप तो आपको मैंने बता दिया. फॉर्मल ग्रुप के आपको मैंने क्या बताया, 3 अलग वेरिएंट्स. ओके, देन अब मैं आपको बताऊंगी इनफॉर्मल ग्रुप. बच्चा, इनफॉर्मल ग्रुप आपको मैंने यही तो बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए नहीं बना हुआ वो, ठीक है. वो अदर देन, मतलब आप, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे बॉसेस ने नहीं बोला कि आप इन्हीं फ्रेंड्स के साथ घूमो. दैट इज माई ओन पर्सनल डिस्क्रिप्शन कि मैं कौन कौन से फ्रेंड्स बनाऊं, ठीक है. सो इट इज बियॉन्ड माई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. दे विल नॉट हिंडर इन माई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीवमेंट. बच्चा, आप जो इनफॉर्मल गोल्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है ना, उनके ना ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं. जैसे वो उसकी वेरिएंट्स थे ना बच्चा. ओके, तो अब सिंपल समझो इसको, पहले मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, यहां से समझो. इंटरेस्ट ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप. इंटरेस्ट ग्रुप मतलब, सी, so for example, for example, there is a literature club, there is a film appreciation club. तो हमने बोला कि anyone, I make an announcement in PEC, anybody who likes to review movies, please meet me near Nescafe. तो मैंने तो एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया है, ठीक है. ओके, इनफॉर्मल ग्रुप में मैंने क्या किया, इट्स लाइक अ लेजर, इट्स काइंड ऑफ कि ओके, मेरी सोच किससे मैच करती है, मेरी स्किल्स किससे मैच करते हैं, मेरे इफ आई लाइक टू डू स्विमिंग, और इफ आई लाइक टू रीड अ बुक, तो आई हैव गॉट 5-6 फ्रेंड्स जिनको भी सेम चीज पसंद है. तो हमारे 5-6 फ्रेंड्स को अगर बैडमिंटन खेलना पसंद है, या 5-6 फ्रेंड्स को स्विमिंग पसंद है, 5-6 फ्रेंड्स को बुक रीडिंग पसंद है, तो अगर आपका कोई ग्रुप इंटरेस्ट के बेसिस पे बनता है, ठीक है, यू जस्ट लाइक, देयर इज नो, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी एज सच नहीं है बच्चे, कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला. आपको लगता है कि अच्छा मेरा भी ये शौक है, so you must have seen these groups, the Harley Davidson and the bike riding groups, the cyclist groups. So what are these groups? They are interest groups, na bacha. Okay, then friendship group तो I'm sure all of you understand कि 2 or more individuals जिनकी सोच मैच करती है, उनको they like to chill together, they like to interact together, उनको उनकी wavelength मैच करती है, they like to just enjoy together, they like to hang out together. friendship group, ठीक है. इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिया, बाइक साइकिलिस्ट वगैरह. फ्रेंडशिप ग्रुप तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द ग्रुप्स वी हैव, हमारे फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता ही है, ठीक है.
रेफरेंस ग्रुप को समझो बच्चा। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? रेफरेंस ग्रुप में ना आप क्या करते हो, जैसे मैं बोलती हूँ ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक स्केच बना के दिया और मैंने कहा कि ऑल ऑफ यू टेक ड्राइंग पेपर एंड यू टेक स्केच पेन एंड मुझे आप ऐसा ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप उस चीज को रेफरेंस लेकर कुछ ड्रॉ करोगे ना। रेफरेंस ग्रुप मतलब कि आप एक ग्रुप को अपना रेफरेंस मान लेते हो कि मुझे ऐसा ऐसा बनना है, मुझे इस ग्रुप में फिट होना है। अगर मैं इस ग्रुप की जैसी हरकतें करती हूं तो मुझे सोशल वैलिडेशन मिलेगी। मतलब आप अपने आप को कंपैरिजन करते हो एक स्टैंडर्ड ग्रुप के साथ। आप सोचते हो कि अच्छा ये वाले ग्रुप में, मुझे इस ग्रुप का पार्ट है, मैं इस ग्रुप के पार्ट हूं, मुझे ऐसा ऐसा बिहेव करना है सो दैट मैं इस ग्रुप में टिकी रहूं और एक सोशल वैलिडेशन रहे और मेरे पे एक स्टैम्प रहे कि देखो मैं इस ग्रुप का पार्ट हूं, ठीक है? सो बच्चा सी समटाइम्स ना यू जस्ट टैग अलोंग विद सम ग्रुप्स, कि आपको लगता है कि ठीक है यार, इस ग्रुप का पार्ट होके ना मेरी एक रेपुटेशन बनती है, मेरा एक स्टैंडर्ड बनता है। सो रेफरेंस ग्रुप, आप हर मोड पे आप कंपैरिजन करोगे, उस ग्रुप के बच्चे के पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, ठीक है? उस ग्रुप के बच्चे के पास ये चीजें हैं बाय द एज ऑफ 20 तो मेरे पास भी ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है? सो ये आप खुद इनफॉर्मल ग्रुप्स बना रहे हो बच्चा, ये आपको कोई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ने नहीं बोला, किसी ने ये नहीं बोला कि आपको एकेडमिक काम करना है या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का काम है, ठीक है? ऑफ कोर्स इफ यू विल रीड इट यू विल अंडरस्टैंड इट मच मोर बेटर। इंटरेस्ट ग्रुप्स आपको मैंने समझा दिया, फ्रेंडशिप ग्रुप आप समझ सकते हो, एंड रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप में लिखा हुआ है बच्चा कि आप सोशल कंपैरिजन करते हो, अपनी एक्टिविटी अपनी बिहेवियर आप कंपेयर करते हो दूसरों के साथ। आई जस्ट एक बार आपको मैं पहले बताऊंगी हमने क्या किया अब तक। ये जो लिंक है बच्चा, आपको पता होना चाहिए ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं, ग्रुप बनता कैसे है, ग्रुप स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्रुप प्रोसेस कैसे होता है, ग्रुप फंक्शन कैसे करता है। फिर आपको मैंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप्स में मोटिवेशन होती है, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, इनकरेज होता है, मोर इफेक्टिवनेस होता है, सब लोगों की स्किल्स आती हैं, ठीक है? फिर आपको मैंने क्या बताया बच्चा, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप के अलग अलग आपको मैंने वेरिएंट्स बता दिया, कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। फिर आपको मैंने इनफॉर्मल ग्रुप बताया, उसके आपको मैंने वेरिएंट्स बता दिया, इंटरेस्ट, फ्रेंडशिप एंड रेफरेंस ग्रुप, ठीक है? एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स, जस्ट रिलैक्स, ओके? अब बच्चा आपको मैंने ग्रुप डेवलपमेंट पहले बताया था ना, टाइप्स के पहले। ग्रुप डेवलपमेंट मतलब हर एक ग्रुप क्यों और कैसे बनता है, ठीक है? ग्रुप डेवलपमेंट के आपको मैंने 3 बेसिक फंडास बताए हैं। क्लासिक थ्योरी ने क्या बोला, सोशल एक्सचेंज ने क्या बोला, सोशल आइडेंटिटी ने क्या बोला, ठीक है? तो ये सारा आपको सिंपल एक एक लाइन में पता होना चाहिए, ठीक है जी? देन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डू नाउ इज दिस, ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या है बच्चा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक ग्रुप डेवलप के ना स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस, ठीक है? This has been given by Tuckman. Please remember the name also. I can ask in the quiz or such questions can come. The group development stages were given by, so you should know by Tuckman. ठीक है? Bruce, I'm sure, okay, you can skip, but Tuckman for sure you should know. ठीक है? सो एज पर दिस बच्चा, हर डेवलपमेंट अगर आपने कोई भी ग्रुप बनाना है तो उनकी ना 5 स्टेजेस होती हैं बच्चा, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। आई विल रिपीट, यू कैन रीड इट ऑल्सो। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जाम एक्सप्लेन करूंगी कि स्टेजेस क्या होती हैं। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, okay? So for example, now we'll talk about something which you all can relate, like the peck fest, ठीक है? So forming, so basically you know आपको DSA से एक declaration आ जाएगी, all those students who want to be a part of the peck fest committee gather near the guest house or gather near the Nescafe। तो क्या होगा, आप सारे इकट्ठे हो जाओगे, आप ऐसे ही हेलो हाय करोगे, ओके आई एम फ्रॉम दिस ईयर, आई एम फ्रॉम दिस ब्रांच, यू नो आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर, नॉर्मल जैसे फॉर्म कर रहे हो, आप सारे इकट्ठे हो रहे हो एक जगह। फॉर्मिंग में क्या कर रहे हो, यू गेट टू नो ईच अदर, नॉर्मल। ऑफ कोर्स बच्चे आप बोल सकते हो कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट इस एरिया में है, मेरा इंटरेस्ट इस एरिया में, नॉर्मल फॉर्मिंग का स्टेज चल रहा है, ठीक है? अभी नॉर्मल चल रहा है। लेकिन जब आप सारे इकट्ठे हो जाते हो, अब बच्चा देखो, जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो कोई ना कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग तो होती है ना।
ये चीज ऐसे करनी चाहिए, नहीं नहीं पिछले पैक फेस्ट में ये इशू आ गया था, आई थिंक दिस इज माय ओपिनियन वी शुड। तो स्टॉर्मिंग में क्या होता है, आप सारे डिस्कशन करते हो, अग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, लास्ट ईयर सिक्योरिटी में इशू हो गया था या नहीं, आई थिंक वी शुड डू दिस, तो आप सारे स्टॉर्मिंग कर रहे हो। ओके अब स्टॉर्मिंग करते करते ना आपका एक लीडरशिप भी इमर्ज होता है, आपको लगे, फिर वोटिंग होती है स्टॉर्म के, अच्छा ये हमारा लीडर ठीक रहेगा, यू विल बी लाइक नो नो यार ये लीडर ठीक नहीं है, दिस लीडर इज यू नो this leader is a little arrogant or this leader might not gel up with the four theories. So basically storming चल रही है बच्चा, storm समझते हो ना, तूफान टाइप्स, ठीक है, तो स्टॉर्मिंग से चल रही है, डिस्कशन हो रही है, लीडर कौन बनेगा, ठीक है, पहले क्या हुआ फॉर्मिंग, आप सारे इकट्ठे आ गए, फिर स्टॉर्मिंग हो रही है। अब नॉर्मिंग में क्या होता है बच्चा, नॉर्म्स, नॉर्म्स को समझो, नॉर्म्स का मतलब हम कोई चीज के रूल्स बनाते हैं, ठीक है, हम कोई चीज की गाइडलाइंस बनाते हैं, नॉर्मिंग, नॉर्मिंग इज, वन सेकेंड बच्चा, या सो नॉर्मिंग में क्या हो रहा है कि आप सारे कंसेंसस पे आ गए हो, तब तक आप एक कंसेंसस पे पहुंच गए हो ना सारे, कि ये हमारा लीडर है, ये कमिटी ये करेगी, ये कमिटी ये करेगी। अब आप रूल्स, आप नॉर्म्स बनाते हो। If anybody has to contact the student council, you will call by 9 p.m. Please email on this. No student to, something, something. So basically, you're making your rules and regulations, norms. Then performing, ठीक है, यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, जो बच्चे हैं सारे, जिसको डेकोरेशन का काम है वो डेकोरेशन का काम करेगा, जिसको लाइटिंग का काम है वो लाइटिंग देखेगा, जिसको स्पॉन्सरशिप का काम है, सो यू स्टार्ट परफॉर्मिंग, आप अपना एक्चुअल काम परफॉर्म करना शुरू करते हो। ग्रुप फॉर्म हो गया, ग्रुप स्टॉर्म हो गया, ग्रुप नॉर्म हो गया, नॉर्म्स बन गए, अब परफॉर्मिंग होती है, ठीक है बच्चा। अब देखो पैक फेस्ट का जो ग्रुप बनता है ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म बनता है ना, अभी तो बनेगा पैक फेस्ट, अब वो ग्रुप, अब देखो फिर अगले साल फिर एक और ग्रुप बन जाता है, क्योंकि फोर्थ ईयर वाले बच्चे तो चले जाएंगे एवरी ईयर, राइट। तो इस केस में जो इस टाइप के टेम्पररी ग्रुप्स होते हैं, आपको मैंने बोला था ना कि जो टास्क ग्रुप्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, तो इस केस में वो ग्रुप को हम एडजर्न कर देते हैं। एडजर्न समझते हो ना, जैसे कोर्ट में करते हैं एडजर्न, ठीक है, एडजर्न मतलब खत्म कर दिया, ठीक है, तो अगर तो वो ग्रुप शॉर्ट टर्म है तो हम एडजर्न कर देंगे, ओके द ग्रुप इज डिसमिस्ड। लेकिन अगर आपको लग, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रिलीजियस ग्रुप बनाया, या आपने कोई पॉलिटिकल ग्रुप बनाया, या आपने कोई और सोशल ग्रुप बनाया, या आपने कोई एनजीओ खोला, ठीक है, आपने सेम चीज किया, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, तो उसमें आपको एडजर्न करने की जरूरत नहीं है ना, जब तक आपका एनजीओ बंद नहीं होता, आई मीन टू से, ठीक है। तो अगर आपकी कोई ऑन गोइंग चीज है, जैसे एनजीओ है या कुछ भी है, तो उसमें आपको एडजर्निंग की जरूरत नहीं होती है एज सच, बट इवेंचुअली बच्चा हर एक ग्रुप के स्टेजेस आपको मैं समझा रही हूँ कि ये 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सो प्लीज ऑल ऑफ यू जस्ट गिव 10 seconds एंड रीड इट, ये आप इसको प्लीज एक बार अपने माइंड में विजुअलाइज करो। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, ठीक है, ओके। So now bacha, this part you can skip, okay, like this part you can skip. So basically I'm going to tell you one thing बच्चा, अब आपके सिलेबस में ना एक चीज है, ग्रुप परफॉर्मेंस फैक्टर्स। देखो आपने यहां तक कर लिया सारा, प्लीज इसको समझो, हमने यहां तक सारा कर लिया, अब आपके सिलेबस में है ग्रुप परफॉर्मेंस फैक्टर्स। बच्चा ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ग्रुप परफॉर्मेंस फैक्टर्स का मतलब हर एक ग्रुप जब परफॉर्म करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं कि एक ग्रुप अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। जरूरी तो नहीं कि सब ग्रुप में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, हर ग्रुप को परफॉर्मेंस के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, ग्रुप परफॉर्मेंस, ओके। अब साइज, ग्रुप रोल्स, ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप कोहेसिवनेस, बच्चा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दीज इन अ ब्रीफ, you do not have to do them in detail from the ppt, just try and understand what मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ग्रुप साइज, ओके, देखो बच्चा अगर तो छोटा सा ग्रुप है तो कभी कभी हम कहते हैं इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर इतना बड़ा ग्रुप बन गया 50-60 लोगों का, तब भी ब्रेनस्टॉर्म नहीं हो पाता, किचकिच होगा, कियोस होगा। तो आइडियली एक रिसर्च में किसी ने कहा था कि चलो 10 से 12 लोगों का ग्रुप ना ठीक रहता है काम करने में, ठीक है, 10 to 12 पीपल, बट हाउएवर डिबेट्स आर गोइंग ऑन, कोई कहता है छोटे ग्रुप में काम करो, कोई कहता है बड़े ग्रुप में काम करो, कोई कहता है कि साइज ऑफ द ग्रुप 10 से 12 मेंबर्स का हो तो अप्रोप्रिएट होता है। तो ग्रुप साइज plays an important role in determining the group performance. Group roles,
ओके तो अगर मैं एक फैकल्टी हूँ या अगर कोई मैनेजर है, कोई सीईओ है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एडवोकेट है, हर एक ग्रुप में हर एक इंसान को अपनी रोल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मुझे नहीं पता मेरा काम क्या है, या मुझे एक्स्ट्रा बर्डन दिया जा रहा है, या डेलीगेशन ऑफ वर्क नहीं है, तो मुझे मेरी रोल की क्लैरिटी नहीं है, दूसरे इंसान को अपनी रोल एम्बिगुअस लगता है, तो अगर आपके रोल्स आर नॉट क्लियर तो आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। ठीक है। ग्रुप नॉर्म्स, अगर आपके ग्रुप में डिसिप्लिन नहीं है, आपके ग्रुप में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो आपका ग्रुप हमेशा ढीला सा रहेगा, यू विल नॉट बी एबल टू गिव आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। राइट। सो ग्रुप साइज जो होता है, साइज का भी इफेक्ट पड़ता है ऑन द ग्रुप परफॉर्मेंस। ग्रुप रोल्स, वन शुड बी क्लियर विद द रोल्स, पता होना चाहिए हर एक को कि ये मेरा मेरा काम है, ये उसका काम है, डेलीगेशन ऑफ वर्क होनी चाहिए। ग्रुप नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब प्रॉपर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, मेरे ग्रुप में ये नहीं चलेगा, मेरे ग्रुप में ये अप्रोप्रिएट है, what is right and what is wrong, what is acceptable, not acceptable। ठीक है। देन ग्रुप कोहेसिवनेस, बच्चा अगर हम ग्रुप में एक दूसरे की टांग खींचेंगे, वी विल पुल ईच अदर, विल बी सो जेलस, वी विल नॉट हैव यूनिटी, वी विल नॉट हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर हमारे ग्रुप में एक कोहेसिवनेस ही नहीं होगी, हमारे ग्रुप में एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ही नहीं होगा, तो हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसे आ सकती है ना बच्चा। ठीक है। अगर वी आर हम इस ग्रुप के साथ भी जुड़ रहे हैं, हम दूसरे ग्रुप के साथ भी जुड़ रहे हैं, वी आर नॉट लॉयल टू अ ग्रुप, तो कैसे होगा परफॉर्मेंस। ठीक है। सो बच्चा आपको प्लीज ट्राई एंड रिमेंबर ग्रुप परफॉर्मेंस फैक्टर्स में आपने ये चारों पढ़ने हैं। These factors are little explained in the coming slides. You just have to give a reading. I'm again repeating, आपको इसको ग्रुप परफॉर्मेंस फैक्टर्स को डेप्थ में नहीं करना है, आपको सिर्फ रीड करना है बेसिक। यू शुड बी एबल टू जस्ट एक्सप्लेन दीज ग्रुप फैक्टर्स इन 2 to 3 लाइन्स, एवरी फैक्टर इन 2 to 3 लाइन्स, क्योंकि बच्चा इन्होंने ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, दैट्स इट। अब आगे का जो मैं कर रही हूँ ये आपने नहीं करना। ओके, you do not have to do all this. So whatever I have written here, please read it. Okay, so all of you please read all this. I am just highlighting it. पढ़ो इसको बच्चा एक बार। Definition of group, group dynamics, importance of groups, formal and informal group, group development, 5 stages, and group performance factors in brief only. ठीक है। Okay, so I'm just coming on the chat box. Let me know you have any doubts still here, because then I will do another small छोटा सा topic है बच्चे, वो आज खत्म करना है। Any doubts, please let me know, otherwise I'll proceed. There is another topic, bachcha, conflict resolution. It's a 5-10 minutes, 5-7 minutes topic. I'll finish it today itself, because then we'll be left only with one unit. Please let me know in the chat box if it is clear so far. I'll just wait for 4-5 more responses and then I will proceed. Okay, bache. Okay. So now what we'll do is, the next topic है बच्चा conflict and conflict resolution. ओके बच्चा, अब सिंपल बात बताओ, अगर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं तो कभी ना कभी तो हमारी क्लैश ऑफ ओपिनियन होता है ना। ठीक है, चाहे हम घर पे भी क्यों ना हो, चाहे हम ऑफिस पे क्यों ना हो, चाहे हम कहीं पे भी हो। आपने अगर देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज में, दो कंट्रीज में भी लड़ाइयां हो जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, बेसिक फंडा इंग्लिश लैंग्वेज, फाइट एंड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बेसिकली डिसअग्रीमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, किसी भी चीज पे मतभेद, कोई डिसअग्रीमेंट हो रही है बच्चा, दो या दो लोगों में कोई ओपोजिंग इनकम्पैटिबल सोच है। मैं नॉर्थ बोल रही हूँ, कोई बंदा साउथ बोल रहा है, मतलब कि हमारा क्लैश ऑफ ओपिनियंस है। बच्चे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो नेशंस के बीच में हो सकता है, दो ग्रुप के बीच में हो सकता है। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हर एक इंसान के अंदर भी हो जाता है। हम कहते हैं ना कभी कभी, मेरा दिल कुछ कहता है, मेरा माइंड कुछ कहता है, राइट। सो दैट इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। हाउएवर अभी हम उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को टच नहीं कर रही हूँ बच्चा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब हम खुद में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा दिल ये कह रहा है, दैट इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट।
अभी मैं आपको बात क्या बता रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट वाली, विच इज बिटवीन टू पीपल, टू कंट्रीज, टू ग्रुप्स, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट आप समझते हो, अग्रीमेंट, डिसअग्रीमेंट हो गया, कोई चीज पे आपकी सोच मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा आपको पता होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। इन अ नॉर्मल लेमैन टर्म यू शुड बी एबल टू जस्ट एक्सप्लेन इन अ वन लाइन और टू कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। ओके, अब बच्चा कॉन्फ्लिक्ट होता तो प्रॉब्लमैटिक है ना, क्योंकि देखो सारी चीजें अच्छी तरीके से चल रही है, हार्मनी है, पीस है, शांति है, सडनली कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो प्रॉब्लम आ जाती है, कियोस हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, चीजें डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय कर जाता है एक सोशल पीस को, ठीक है। अब बच्चा आपको ना ये पता होना चाहिए कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट का नेचर, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट, नेचर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। बच्चा नेचर क्या है कॉन्फ्लिक्ट की समझो। कॉन्फ्लिक्ट का पहला पॉइंट है नेचर का कि कॉन्फ्लिक्ट इज यूनिवर्सल। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरे घर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी के घर में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा तो नहीं सिर्फ दो ये और ये कंट्री में ही कॉन्फ्लिक्ट होगा, इतनी सारी कंट्रीज हैं, किसी भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा तो नहीं कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बिलो 16 ईयर्स होता है, कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ स्पैन में कभी भी हो सकता है। सो कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट कि इंडिया स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट इज अ इनहेरेंट पार्ट इन ऑल सोशल रिलेशनशिप्स। कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल बच्चा, जहां पे लोग होंगे वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि ऑल पीपल कैन नॉट मैच देयर ओपिनियंस। कॉन्फ्लिक्ट यूनिवर्सल होता है, ऐसा नहीं होगा कि इसी एरिया में होगा, या ऐसा नहीं कि इट इज स्पेसिफिक टू वन वन रिलीजन, यू नो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ओके बच्चा, सो प्लीज रिमेंबर नेचर में आपको ये पता होना चाहिए बेसिक 2 पॉइंट्स कि इट इज इनहेरेंट, इट इज इनएविटेबल। कॉन्फ्लिक्ट अगर लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ऐसा यू कांट एस्केप, ठीक है। कभी ना कभी सी, ऑलवेज यू कैन ट्राई टू नेगोशिएट एंड कम एट अ कॉमन प्लेटफॉर्म, बट यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो ही जाता है, ठीक है। Then conflict is a universal part बच्चा, it is there prevalent in all societies। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप में है और दूसरे ग्रुप में नहीं है। So I mean out of the nature please try and understand कि it is there in all social relationships, it is inevitable and conflict is universal। बच्चा यही कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा डिटेल में किया हुआ है, you can read it from the notes। I'll repeat, conflict क्या होता है बच्चा। You should understand when there is opposing or incompatible opinion, objective, आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं मैच कर रहा, ठीक है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप दो लोग मैनेजर हैं, यू नो, या डेप्यूटी मैनेजर है या मैनेजर है, आपकी सोच ही नहीं मैच करे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ओके, देन ओके बच्चा, आपके सिलेबस में ना ये थोड़ा सा आप देख लो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, चलो कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, फाइन, बट कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे बच्चा। कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व ही नहीं करेंगे तो हार्मनी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, पूरी इफेक्टिवनेस खराब हो जाएगी कंपनी की, अकेडमिक गोल्स खराब हो जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ बिग फंक्शन, ओके, और 2 दिन पहले कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो हम कैसे अच्छा शो करेंगे ना जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ही नहीं होगा। सो बच्चा, फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लेट मी जस्ट क्लोज द स्क्रीन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए मैंने ना ये लिंक ढूंढा हुआ है, दिस लिंक आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो दिस लिंक यू कैन, बच्चा आपने ना इसको जनरल पढ़ना है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को, लाइक नॉट, इट्स नॉट लाइक मगिंग अप, इसको आपको रट्टा नहीं मारना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज नॉट लाइक यू नो, इट्स नॉट लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, ये तो ऐसे इसमें कैसे मैं आपको वो दे पाऊंगी, लाइक इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, दिस इज मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता कैसे है। ऐसे होता है बच्चा कि देखो दो लोगों में प्रॉब्लम है, दो पार्टीज में प्रॉब्लम है, वो बैठेंगे, वो पहले एड्रेस करेंगे, देखो हमारे में ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो एक्सेप्ट करोगे ना, फिर आप रिजॉल्व भी कैसे करोगे जब प्रॉब्लम ही नहीं आपने एक्सेप्ट किया। ओके, फिर दोनों पार्टीज अपना अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, फिर दोनों पार्टीज रियलाइज करेंगे कि अच्छा आप में एटीट्यूड में ये इशू है, आपके बिहेवियर को ये चेंज करना चाहिए। फिर आप सारे डिस्कस करते हो कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों। तो बेस यू नो, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, यू नो, इट्स लाइक अ नेगोशिएटिंग। होता है ना बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम बिठाते हैं दोनों पार्टीज को कि देखो सॉल्व करो। अब क्या होता है कि दोनों पार्टीज कभी कभी सॉल्व नहीं कर पाती हैं, तो एक थर्ड पार्टी इंटरवीन करती है, थर्ड पार्टी मीडिएट करती है।
तो थर्ड पार्टी मीडिएट करेगी, फिर दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करेंगी या कुछ लीगल एफिडेविट बनाते हैं, सो देयर आर वेज हाउ टू मीडिएट, हाउ टू नेगोशिएट। ओके, अब बच्चा थर्ड पार्टी ट्राई करता है दोनों पार्टीज में रिजॉल्व करने की, डिसिप्लिन लाने की, लेकिन कभी कभी जब लगता है इंसान को, थर्ड पार्टी को लगता है कि एक पार्टी इतनी रिजिड है और बिल्कुल स्टबर्न हो गई है, तो उस केस में थर्ड पार्टी लीगल एक्शन या एक पार्टी को टर्मिनेट कर सकती है। सो देखो बच्चा, बेसिकली क्या होता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराना होता है, आप बिठाओ दोनों पार्टीज को, आराम से समझाओ, कॉम्प्रोमाइज कराओ, डिस्कस कराओ, ठीक है, उनको डिसिप्लिन करो। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को लगता है कि वो दोनों सुन नहीं रहे हैं, उनमें से एक मेंबर भी नहीं सुन रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए वो टर्मिनेट कर सकते हैं चीजों को। सो मे बी अ लीगल एक्शन और अ स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन, क्योंकि बच्चा कॉन्फ्लिक्ट तो रिजॉल्व करेंगे ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा तो आगे बढ़ेगी ही नहीं बात। So guys, now these are the skills. Please give a reading. First you will give a reading. If you don't understand, then you can get back to me. Simple है बच्चा, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं दो, फॉर एग्जाम्पल ए और बी में लड़ाई हो गई है और मैं थर्ड पार्टी हूँ, ठीक है, तो मुझे असर्टिव होना पड़ेगा ना, मैं किसी की बायस तो नहीं ले सकती कि नहीं नहीं ए इज माई रिलेटिव, मैं ए का साइड दूंगी या बी का साइड दूंगी, बी इज फ्रॉम माई रिलीजन, समथिंग लाइक दैट। आई हैव टू बी असर्टिव, आई हैव टू बी अनबायस्ड। असर्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे फेयर होना पड़ेगा, मुझे डिसाइसिव होना पड़ेगा अगर मुझे दो लोगों के बीच में लड़ाई को सॉल्व करना है। तो बच्चा ये इन्होंने सिंपल से ऐसे वो सब वो दिए हुए हेड्स। आपको आपको एक्टिव लिसनिंग, अगर मैंने बोला अच्छा आप बताओ, मैंने दोनों की बात नहीं सुनी, मैंने फटाफट कंक्लूजन्स पे जंप कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ना बच्चा। तो अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करनी है, तो उनको प्रॉपर दूसरे दो पार्टीज की बात सुननी है, मुझे ए और बी की पूरी बात सुननी पड़ेगी, एम्पथी भी रखनी है मुझे, फाइन। अगर किसी ने बोला कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो मुझे एम्पथी भी रखनी है, मुझे ह्यूमन एंगल भी रखना है। ऑफ कोर्स मुझे लॉजिकल होना है, मुझे रैशनल होना है, बट मुझे एम्पथी भी रखनी चाहिए। ओके, अब बच्चा फैसिलिटेट में क्या होता है कि बेसिकली ना मैं बेसिकली क्या हो रहा है कि ना मैं उनको सो बेसिकली मैं उनके एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रही हूँ। फैसिलिटेट आप समझते हो कि किसी की डिस्कशन को आपने हेल्प करना है, आपने सपोर्ट करना है, तो मैं उनके साथ ब्रेनस्टॉर्म करूंगी, अच्छा नहीं नहीं ऐसे नहीं करा आपने, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो बेसिकली यू जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ इट्स बेसिकली यू जस्ट ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज देयर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आप फैसिलिटेट कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो उनको डिस्कशन करने में, ठीक है। फिर आपने मीडिएशन करना है, ठीक है, सो बेसिकली समटाइम्स बोथ पार्टीज माइट नॉट कॉन्फ्रंट ईच अदर, तो आप इसकी बात उधर बताओगे, उसकी बात इधर बताओगे, टू कम टू अ म्यूचुअल कंसेंसस। देन बच्चा आप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुझे ए की प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, मुझे बी की प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, ए बी की बात नहीं सुनता, बी ए की बात नहीं सुनता, तो मैं थर्ड पार्टी हूं, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ही क्रिएटिव तरीके से कर दूंगी, मैं बोलूंगी कि ये भी मत करो, वो भी मत करो, लेट्स कम विद अनदर यूनिक इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम कोई क्रिटिकल थिंकिंग, कोई क्रिएटिव थिंकिंग लगाकर कुछ और कर सकते हैं ताकि लड़ाई ना हो। Okay, then accountability. So what you see, basically you just have to understand it in brief. You should be able to tell me conflict, nature of conflict and conflict resolution, and like basic layman language also. It's not so technical. You can also tell me in normal funda, normal, see बच्चा बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, दिस इज समथिंग आप डे टू डे लाइफ पे यूज करते हो इन साइकोलॉजी। ऑल ऑफ अस हैव प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ अस हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, घर पे लड़ाई हो जाती है, फ्रेंड्स के साथ हो जाती है, so all of you just have to understand and imbibe this topic rather than learning and ratta marring for the exam. Okay, so bacha, first let me stop sharing the screen, then let me stop recording the lecture.